तो नेक्स्ट नेचुरल रीजन जो है वो है मेडिटेरेनियन। सबसे पहले बात करेंगे इसकी लोकेशन की और एक्सटेंट की कि कहाँ पे ये लोकेटेड है, किस लेटीट्यूड्स में ये इस टाइप का नेचुरल रीजन मिलता है। तो 30 डिग्री से 45 डिग्री दोनों हेमिस्फेयर में, नॉर्थ में भी और साउथ में भी। ठीक है, जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट का, जो कॉन्टिनेंट का पश्चिमी भाग होता है, उस पे ये जनरली मिलता है। तो 30 से 45 डिग्री दोनों हेमिस्फेयर में वेस्टर्न पार्ट, पश्चिमी भाग पे पाया जाता है। अगर हम स्पेसिफिक एरियाज़ की बात करें तो यूरोपियन जो लैंड है, जो मेडिटेरेनियन सी के आसपास जो यूरोप का एरिया है वहाँ पे मिलता है, और मेडिटेरेनियन सी के आसपास जो एशिया का लैंड है वहाँ पे पाया जाता है। तो यूरोप का कौन सा पार्ट है? स्पेन, इटली, फ्रांस, ग्रीस। स्पेन, इटली, फ्रांस और ग्रीस। ऐसी एशिया का टर्की, सीरिया, इजराइल और लेबनान। अगर हम इसको मैप पे देखेंगे तो ये वाला जो एरिया है बेसिकली अफ्रीका के ऊपर, ये मेडिटेरेनियन सी है। तो ये वाला जो एरिया है फ्रांस, स्पेन, ये फ्रांस है, ये स्पेन है, ये इटली है, ये पोर्चुगल है। ठीक है, ये वाला जो पूरा एरिया है, और कुछ पार्ट इसका अफ्रीका का भी है जो मैंने वहाँ मेंशन नहीं किया है, तो ये लिख सकते हो मोरक्को, अफ्रीका का मोरक्को, टूनिशिया। और ऐसे ही कुछ पार्ट है एशिया का, इजराइल, सीरिया, टर्की और ये लेबनान। तो यूरोप का कौन सी कंट्रीज? फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, इटली और ग्रीस। ऐसे ही एशिया का इजराइल, सीरिया, टर्की और लेबनान। और ऐसे ही अफ्रीका का नॉर्थर्न कोस्ट, मोरक्को, अल्जीरिया और टूनिशिया। तो ये मेडिटेरेनियन है। इसके आसपास जितने भी कंट्रीज लग रहे हैं इन सब में मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट पाया जाता है। इसके अलावा अफ्रीका में साउथ अफ्रीका का ये कोस्ट है केप टाउन। ये केप टाउन है, ये केप रीजन बोलते हैं इसको। यहाँ पर भी मेडिटेरेनियन कोस्ट, मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट जो है पाया जाता है। इसका लैटिट्यूड देखोगे तो कौन सा है? 30 से 40 के बीच में। तो मैंने कहा था ना, ये जो लैटिट्यूड है वो 30 से 45, मतलब इसके बीच में मिलता है। तो ये वही जोन है केप टाउन का। ऐसे ही ये ऑस्ट्रेलिया का कुछ पार्ट है, साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया और नॉर्थ ईस्ट वाला जो पार्ट है बेसिकली, ये वाला पार्ट ऑस्ट्रेलिया का, इसमें भी ये क्लाइमेट पाया जाता है। इसके अलावा साउथ अमेरिका में ये सेंट्रल चिली, ये चिली है कंट्री, इसके सेंट्रल पार्ट में यहाँ पे मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलता है। ठीक है, तो ये भी वही है, 30 से 45 डिग्री के बीच का जो एरिया है, 30 डिग्री साउथ से और 45 डिग्री साउथ, ये जो एरिया है। ऐसे ही ये कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स है ये कैलिफोर्निया वाला एरिया है। इस एरिया में भी मेडिटेरेनियन मिलता है। ये डिग्री कौन सी है? ये है 30 डिग्री नॉर्थ और ये है 40 डिग्री नॉर्थ। तो वही एरिया, तो हर कॉन्टिनेंट देख लो, सारे कॉन्टिनेंट जो हैं वर्ल्ड के, नॉर्थ अमेरिका में कैलिफोर्निया में 30 से 40 डिग्री के बीच में कैलिफोर्निया पड़ता है, वहाँ वेस्ट साइड में यही पड़ रहा है। साउथ अमेरिका की वेस्ट साइड में 30 से 40 डिग्री पे क्या पड़ रहा है? चिली पड़ रहा है, तो वहाँ पर भी है। अफ्रीका में क्या पड़ रहा है? साउथ में केप टाउन पड़ रहा है, ठीक है, तो वहाँ भी पड़ गया। ऐसे ही नॉर्थ में पड़ रहा है टूनिशिया, अल्जीरिया, मोरक्को, वहाँ पे। और ये पूरा एरिया मेडिटेरेनियन के आसपास का। और ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया में जो अलग, ये वाला और ये वाला पार्ट। तो ये है मेन एरिया जहाँ पे ये पाया जाता है। तो ये हो गया साउथ हेमिस्फीयर, ये हमने डिस्कस कर लिया था, यूरोपियन लैंड, एशियाटिक लैंड, साउथ हेमिस्फीयर में सेंट्रल चिली, केप टाउन साउथ अफ्रीका वाला, और साउथ और वेस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऐसे नॉर्थ हेमिस्फीयर में कहाँ है? सेंट्रल एंड साउथ कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया में मिलता है, और नॉर्थ वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका। ठीक है, तो जो मोरक्को है, टूनिशिया है, अल्जीरिया है, वो वाली जो कोस्ट है वहाँ पे ये पाया जाता है। इसके बाद बात करेंगे यहाँ के क्लाइमेट की। तो क्लाइमेट में अगर हम देखेंगे तो ग्राफ के थ्रू समझेंगे। ठीक है, तो ये इस क्लाइमेट, इस मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पे सर्दियों में बारिश होती है और गर्मियों में सूखा पड़ता है। जनरली आपने दुनिया में सुना होगा कि गर्मियों में जनरली बारिश होती है,
मानसून भी क्या होता है, लगभग समर में आता है, गर्मियों में, और विंटर्स में क्या होता है, जनरली बारिश नहीं होती है। लेकिन यहाँ ये दुनिया का उल्टा क्लाइमेट है, जहाँ पे सर्दियों में बारिश होगी और गर्मियों में सूखा पड़ता है, ड्राई होता है। वेट विंटर्स एंड वेरी ड्राई समर्स। ठीक है, तो समर्स में तो कभी बारिश के लगभग ना के बराबर है। तो अगर हम ये रेनफॉल वाला देखें तो जून से लेकर अक्टूबर के बीच में लगभग बारिश है ही नहीं। तो वेरी वेरी ड्राई समर्स। वेट विंटर, तो ये देखो अक्टूबर से दिसंबर तक बढ़ रहा है, ऐसी जनवरी तक बारिश बढ़ रही है और लगभग इसी लेवल पे रह रही है। तो सर्दियों में बारिश है और गर्मियों में बारिश है ही नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर्दियों में बारिश क्यों होती है और गर्मियों में बारिश क्यों नहीं हो रही है इस एरिया में। ठीक है, तो सर्दियों में जो बारिश होती है वो होती है साइक्लोनिक। ठीक है, ये साइक्लोनिक बारिश होती है। कैसी? टेम्परेट साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन नहीं जो हमारे इंडिया में आते हैं, टेम्परेट साइक्लोन जो हायर लैटिट्यूड्स में जो साइक्लोन आता है। क्या फिनोमिना है? फिनोमिना एग्जैक्टली वही है जो पहले 2 में मैंने डिस्कस किया था कि बेसिकली ये अगर हम देखें अर्थ, ठीक है, ये इक्वेटर है, इक्वेटर 0 डिग्री, ठीक है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये आर्टिक सर्कल है, ये अंटार्कटिक सर्कल है। ठीक है, तो ये जो बेल्ट होती है ना 23 डिग्री नॉर्थ से 23 डिग्री साउथ के बीच की, ये जो बेल्ट होती है, ट्रॉपिक्स जो होते हैं बेसिकली, ये इसके यहाँ इक्वेटर के आसपास होता है ITCZ। अभी बताया था इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इंटर मतलब ट्रॉपिकल, यहाँ से ट्रेड विंड चल रही हैं ये, ऐसे यहाँ से ट्रेड विंड चल रही हैं ये, जहाँ पे ये ट्रेड विंड कन्वर्ज होती हैं उसको बोलते हैं ITCZ। इंटर ट्रॉपिकल मतलब ट्रॉपिकल में कन्वर्जेंस, कन्वर्जन मतलब मिल रहे हैं जहाँ पे ट्रेड विंड्स, जोन वो एरिया। तो ये वो ITCZ 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ, इक्वेटर के 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ तक ये एरिया होता है जनरल इक्वेटर पे, जहाँ पे ये मिलती हैं। ठीक है, लेकिन ये जनरली ये नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन होता क्या है कि जो सन होता है बेसिकली उसकी पोजीशन कभी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऊपर जो एंगल होता है, बेसिकली हाई सन जो होता है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है, कभी साउथ हेमिस्फीयर में होता है। तो ये जो पूरी बेल्ट है ना ट्रॉपिक्स की, और ये मिड लैटिट्यूड्स और ये पोलर एरियाज, ये भी अगर सन ऊपर जा रहा है तो ये पूरा का पूरा सिस्टम प्रेशर बेल्ट ऊपर मूव कर जाती हैं सन के साथ। ठीक है, तो ITCZ भी ऊपर मूव कर गया, ट्रॉपिक्स भी ऊपर मूव कर गए। ठीक है, जो ट्रॉपिक पहले जो 23.5 डिग्री तक होते थे, तो गर्मियों में जनरली ट्रॉपिक्स 30-32 डिग्री तक होते हैं। ऐसे ही ये 45 डिग्री मिड लैटिट्यूड जो होते हैं ये भी ऊपर बढ़ जाते हैं। ठीक है, और ऐसे ही पूरी की पूरी बेल्ट ऊपर मुड़ गई। ठीक है, ट्रॉपिक्स ऊपर पहुंच गए, मिड लैटिट्यूड ऊपर पहुंच गए, पोलर एरिया ऊपर पहुंच गया। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में क्या होगा गर्मियों में? ऐसी सिचुएशन में होगा ये कि ये जो एरिया था जिसकी वजह से रेनफॉल होती थी, ठीक है, ट्रेड विंड्स का जो एरिया होता था 30 से 45 का, मतलब क्या है कि 30 से 45 जो ट्रॉपिक से 23.5 तक थे, लेकिन गर्मियों में ट्रॉपिक्स कहाँ पहुँच गए, 30-32 डिग्री पर पहुँच गए। तो इस एरिया में क्या हुआ, ये क्या होता है इसके बाद सब ट्रॉपिकल वाला हाई प्रेशर जोन होता है। ठीक है, इक्वेटर लो प्रेशर, फिर क्या होता है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। तो ये हाई प्रेशर वाला जोन आ जाता है मेडिटेरेनियन के ऊपर 30 से 40 डिग्री के बीच में। वैसे तो होता है 30 डिग्री पे, लेकिन सारी बेल्ट ऊपर मूव करी तो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर वाला जो एरिया है वो भी 30 की जगह 40 पे पहुंच गया। तो मेडिटेरेनियन एरिया में बेसिकली हाई प्रेशर हो गया, और अगर हाई प्रेशर आ जाएगा तो वहाँ पे रेनफॉल नहीं होती, रेनफॉल वहाँ होती है जहाँ पे लो प्रेशर होता है। तो पहले ही जहाँ पे हाई प्रेशर है वहाँ रेनफॉल नहीं होगी, तो सर्दी गर्मियों में पूरा का पूरा ड्राइनेस आ गई, पूरा का पूरा सूखा पड़ गया। अभी विंटर में क्या होगा कि विंटर में ये पूरा का पूरा सिस्टम मूव करेगा नीचे। ठीक है, और जब नीचे मूव करेगा तो ये वाला एरिया मेडिटेरेनियन का 30 से 40 वाला आ जाएगा मिड लैटिट्यूड वाले एरियाज में। मिड लैटिट्यूड में बारिश कैसे होती है, वेस्टर्ली से, ये विंड चल रही होती है वेस्ट से ईस्ट में। ठीक है, तो ये क्या होती हैं, ये पूरा का पूरा रेनफॉल लेके आती हैं। तो मैंने क्या बोला था कि वेस्टर्न साइड में ही पाया जाता है कॉन्टिनेंट्स के। तो वेस्टर्न साइड में क्यों, क्योंकि इधर से वेस्टर्लीज आ रही होती हैं, ये बारिश लेके आती हैं वेस्टर्न साइड से। तो यहाँ पे वेस्टर्न साइड ऑफ कॉन्टिनेंट में आपको मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट मिल जाएगा।
ठीक है। तो समर में क्या है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर एरिया जो होता है वो डोमिनेट कर जाता है, इसलिए बारिश नहीं होती। विंटर में क्या होता है कि बेसिकली टेम्परेट साइक्लोन, ये वेस्टर्ली जो होती हैं ये टेम्परेट साइक्लोन जो बनता है उसको ले आती हैं अंदर, ठीक है, वो रेनफॉल करता है। तो अपने यहाँ जो मानसून ये सर्दियों में बारिश होती है ना, इसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोलते हैं। वो यही वाला क्लाइमेट होता है मेडिटेरेनियन वाला, जिसको वेस्टर्लीज खींच करके इंडिया तक ले आती हैं, ठीक है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कुछ नहीं है, जो जो बारिश हो रही है ना मेडिटेरेनियन में सर्दियों में, वही बारिश का एक पार्ट वेस्टर्लीज के साथ खींच के इंडिया में आ जाता है, तो उसको बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ठीक है। अब मेडिटेरेनियन में क्या है बेसिकली, ये तो मैंने बता दिया मोटा मोटा कि किस टाइप का है। तो इस ग्राफ में अगर आपने देखा हो तो रेनफॉल जो है वो सर्दियों में बढ़ रही है, साइक्लोनिक हो रही है रेनफॉल, ठीक है। तो बेसिकली ये वो जोन आता है जहाँ पे साइक्लोन टेम्परेट साइक्लोन बन रहे हैं और वेस्टर्लीज उनको खींच करके अंदर ले आती हैं, उससे बारिश होती है। 42 सेंटीमीटर के आसपास बारिश होती है। इस टाइम पे यहाँ सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बन गया, ठीक है। इस टाइम पे जनवरी से जून से अक्टूबर तक गर्मियों में ये हाई प्रेशर जोन है, और इस एरिया में ये साइक्लोनिक, और इस टाइम पे भी ये साइक्लोनिक। इस ग्राफ को समझ रहे हो ना कि इस पीरियड में ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर है और इस पीरियड में साइक्लोनिक हो रहा है, इस पीरियड में भी साइक्लोनिक रेनफॉल हो रही है। ऐसे ही टेम्परेचर का देखोगे, टेम्परेचर का ग्राफ है तो 10 डिग्री के आसपास मिलेगा जनवरी में ठंड, और ये बढ़ता बढ़ता कहाँ होता है 20 22 23 डिग्री तक, ठीक है, 17 18 डिग्री तक पहुँच जाता है, ठीक है। तो 10 डिग्री से करीब करीब 20 डिग्री के बीच में का टेम्परेचर रहता है, 10 से 20 डिग्री तक। कुछ कुछ एरियाज़ में बहुत ज़्यादा भी हो जाता है, डिपेंड करता है। तो रेंज कितनी रहती है यहाँ पे, 7 8 6 7 डिग्री की रेंज रहती है, कि गर्मी और सर्दियों में ज़्यादा रेंज नहीं रहती, ठीक है। और ये है ग्राफ जो सन की पोजीशन है। तो जनवरी में यहाँ होता है, मार्च में यहाँ होता है, जून में यहाँ होता है, फिर वापस होता है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि मेडिटेरेनियन में वैरायटी ऑफ क्लाइमेट है, ठीक है। तो हमने कहा कि भाई 7 डिग्री टेम्परेचर की रेंज रहती है और रेनफॉल जो है गर्मियों में ना के बराबर होती है, लेकिन इसमें भी एक वैरायटी मिलती है, डिपेंड करता है कि आपकी जो लोकेशन है वो कहाँ है। अगर वो ट्रॉपिक्स के पास है तो हाई प्रेशर जोन का इफेक्ट बहुत होता है और बारिश बहुत कम होती है, लेकिन जैसे जैसे आप ट्रॉपिक से दूर जाओगे वहाँ वहाँ बारिश बढ़ती जाएगी। तो ट्रॉपिकल एरियाज़ के पास, ट्रॉपिक्स के पास रेनफॉल कम होती है क्योंकि हाई प्रेशर जोन वहाँ रहता है। जैसे जैसे ट्रॉपिक से दूर जाओगे वैसे वैसे रेनफॉल बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। सारा साल यहाँ पे टेम्परेचर बढ़िया रहता है। दो रीज़न है, एक तो कोस्ट पे हो गया, तो कोस्ट पे लैंड ब्रीज और सी ब्रीज आती रहती है, तो उसकी वजह से टेम्परेचर कंट्रोल में रहता है। दूसरा सनशाइन, सारी साल जो है यहाँ पे अच्छी खासी धूप रहती है, ठीक है। धूप की वजह से यहाँ टूरिस्ट भी बहुत आते हैं हायर लैटिट्यूड से, इंग्लैंड से, नॉर्थ वेस्ट यूरोप से, स्कैंडिनेवियन कंट्री से, यहाँ से बहुत टूरिस्ट आते हैं क्योंकि वहाँ तो पूरी सन निकलता नहीं है, तो वो लोग यहाँ आके सनशाइन लेके जाते हैं, विटामिन डी। एरियाज़ कई बार क्या होता है, कुछ एरियाज़ में इतनी ज़्यादा हीट होती है कि बारिश तो हो नहीं रही है बिल्कुल, तो उस टाइम पे कुछ कुछ एरियाज़ में इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है कि वो जो जंगल है वहाँ पे आग लग जाती है और पानी की एकदम कमी हो जाती है। लगभग औसतन यहाँ पे जो बारिश होती है वो 35 से 65 सेंटीमीटर के बीच में होती है, और टेम्परेचर करीब करीब ये रहता है, विंटर में 5 से 15 और समर में 15 से 20 25 30 के बीच में टेम्परेचर जनरली यहाँ पाया जाता है। अब बात करेंगे जो लास्ट पार्ट है बेसिकली ह्यूमन एंड इकोनॉमिक लाइफ का, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पे होता क्या है, एग्रीकल्चर, आदमी क्या खा पी कैसे रहे। तो ये जो बेल्ट है बेसिकली ये एग्रीकल्चर में यहाँ पे खाने के लिए जो सीरियल्स होते हैं बेसिकली यहाँ पे गेहूँ, ओट्स और बार्ले, तो ये पूरा ज्वार वगैरह गेहूँ ये सब उगाया जाता है सीरियल्स के नाम पे, ठीक है। ठंडियों में क्योंकि वीट क्या है, वीट के लिए कैसा चाहिए, ठंड में ठंड चाहिए और बारिश चाहिए, हल्की बारिश चाहिए, तो उस टाइप का प्रॉपर यहाँ पे आपको मिलेगा क्लाइमेट। तो पूरी ठंड पड़ेगी और बारिश भी होगी हल्की फुल्की, ताकि वीट की ग्रोथ अच्छी हो जाती है। ऐसे ही बार्ले होता है, ऐसे ही ओट्स होते हैं। तो फूड ग्रेन में जो खाद्य पदार्थ हैं उसमें आपको यही मिलेगा। इसके लिए यहाँ खट्टे फ्रूट के लिए फेमस है, ये अगर जगह जानी जाती है किसी चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा
तो वो जानी जाती है सिट्रस फ्रूट के लिए। तो अंगूर हो गए, ऑलिव्स हो गए, एवोकेडो होते हैं, ठीक है, आप पढ़ लेना। एक खट्टे टाइप का फ्रूट होता है, हरे कलर का, लोग खाते हैं उसको मल्टीविटामिन के तौर पे, ठीक है। इसके अलावा बादाम, आलमंड्स, वॉलनट्स, ठीक है, बादाम वगैरह, तो ये सब होता है। तो अंगूर हो गए, ऑलिव्स हो गए, एवोकेडोज हो गए, आलमंड्स हो गए, बादाम हो गए, वालनट हो गए, ये सब वहाँ पे मिलता है। इसके अलावा वेजिटेबल्स, तो खट्टे फ्रूट और वेजिटेबल्स, क्योंकि वेजिटेबल्स को ज़्यादा इरिगेशन नहीं चाहिए, ज़्यादा उसको पानी नहीं चाहिए होता है, तो वहाँ पे गाजर, बंद गोभी, शलगम, ब्रोकली, इस टाइप की सब्जियाँ मिलती हैं। तो देख रहे हो कि एग्रीकल्चर में कोई मेजर राइस और शुगर केन और उस टाइप का एरिया नहीं है यहाँ पे कहीं भी। जिस चीज़ जो इन क्रॉप्स को कम पानी चाहिए उस टाइप की क्रॉप्स हैं, खट्टे फ्रूट जो मिलते हैं, और वो वेजिटेबल जिसमें कम पानी चाहिए होता है। इसके अलावा यहाँ पे फॉरेज क्रॉप्स होती है। फॉरेज क्रॉप क्या होती है? जो बेसिकली घास होती है ना चरने के लिए, उसको बोलते हैं फॉरेज क्रॉप। तो अल्फा करके एक होती है, ALFA। ये जरूर लिखना अगर मेडिटेरेनियन पे अगर आपको आता है क्वेश्चन, तो इसका मेंशन जरूर करना, ठीक है। कि चराने के लिए जो घास होती है बेसिकली अल्फा बोलते हैं उसको, बहुत उसमें न्यूट्रिशन होता है, बहुत हेल्दी घास होती है, इसलिए वहाँ पे ये पशु भी काफ़ी रखे जाते हैं, ठीक है। वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कैटल और ये सब आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक छाल होती है, ओक जो पेड़ होता है उसकी छाल होती है, उससे कॉर्क बनता है, इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है वर्ल्ड मार्केट में, तो वो भी यहाँ से बहुत एक्सपोर्ट किया जाता है। इसके अलावा जो है मैंने बताया था कि अल्फा घास होती है, ठीक है। ये क्या है, हिल स्लोप से मिलेगी। यहाँ पे क्या होगा, कैटल और शीप, तो भेड़ बकरी और ये सब क्या है, रेंचिंग के लिए, ग्रेजिंग के लिए, चरने के लिए यहाँ पे जाती हैं इस घास को, और इसलिए वहाँ पे जो मिल्क की और बटर की और दूध की इनकी जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी मानी जाती है बिकॉज ऑफ अल्फा ग्रास, ठीक है। लेकिन ये एग्रीकल्चर के लिए इतना ज़्यादा फेमस एरिया नहीं है। रीज़न क्या है? क्योंकि इसका एरिया बहुत छोटा है। अगर मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट अगर आप दुनिया में देखोगे तो बहुत कम एरिया में, मेडिटेरियन कोस्ट के आसपास है, और कुछ छोटे मोटे एरियाज़ में है, जैसे केप टाउन छोटा सा एरिया है, छोटी सी कोस्ट ऑस्ट्रेलिया की, थोड़ा सा एरिया कैलिफोर्निया का, थोड़ा सा एरिया चिली का, थोड़ा सा एरिया नॉर्थ अफ्रीका का, तो बहुत कम एरिया में है। तो इसके जो प्रोडक्शन होती है ना इनकी, वो इतनी मात्रा में नहीं होती कि भाई पूरा एक सिस्टम डेवलप कर दे वर्ल्ड में कि उनकी एक अलग से डिमांड जनरेट हो जाए, ठीक है। और ना ही बढ़ सकता है, ठीक है, क्योंकि डिमांड अगर बढ़ेगी तो उसके लिए क्या चाहिए, ज़्यादा आपको वो चाहिए कि भाई ज़्यादा वो हो, बेसिकली क्रॉपलैंड जो है बेसिकली वो बढ़नी चाहिए, तभी तो आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगी इन सब चीज़ों की, ठीक है। सिट्रस फ्रूट की, वेजिटेबल, इन सब चीज़ों की, अल्फा की, तभी बढ़ेगी प्रोडक्शन की जब वहाँ पे ज़्यादा ज़मीन आएगी इस इनके अंदर। लेकिन ज़मीन तो लिमिटेड है मेडिटेरियन एरियाज़ में, क्योंकि कुछ ही एरियाज़ में इस टाइप का क्लाइमेट मिलता है, ठीक है। और इरिगेशन भी ज़्यादा नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पर पानी भी पूरे तरीके से वो नहीं है, ठीक है, अवेलेबल नहीं है। तो ये जो है लिमिटेड है, ग्लोबली बहुत ही कम, ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होता इन चीज़ों का, और इसलिए इनकी मार्केट बस सेट मार्केट है, उससे ज़्यादा ये ना बढ़ सकती ना घट सकती इन चीज़ों की, ठीक है। ये एरिया वाइन इंडस्ट्री के लिए बहुत फेमस है। यहाँ सब दुनिया की सबसे बेहतरीन जो वाइन होती है, ठीक है, शराब जो होती है वो यहीं बनाई जाती है, क्योंकि ये जो फ्रूट्स है ना, ग्रेप्स है, बार्ले है, वीट है, इन सब की वाइन बनती है। और सबसे अच्छी क्वालिटी के ग्रेप्स जो होते हैं ना, अंगूर बेसिकली, वो स्पेन में, फ्रांस में और इटली में मिलते हैं, और इसलिए ये रीजन दुनिया में वाइन के लिए फेमस है, शराब के लिए, फ्रांस और इटली पर्टिकुलरली। फिर आते हैं और चीज़ों के बारे में। तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली यहाँ पे इंडस्ट्री और अर्बनाइजेशन कुछ खास नहीं है, ना बड़े बड़े शहर नहीं है बहुत ज़्यादा बड़े, और ना ही बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया है। रीज़न है क्योंकि पानी नहीं है। हर इंडस्ट्री को पानी चाहिए, लेकिन उस टाइप से पानी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, बारिश कम होती है, ठीक है। तो बारिश की वजह से क्या है, ना कोई मेजर नदी है यहाँ पे, तो इस वजह से वाटर का क्राइसिस बना रहता है। लेकिन टूरिज़्म बहुत ज़्यादा रहता है। इसका रीज़न है क्योंकि पूरे साल यहाँ पे सनलाइट रहती है, पूरा साल यहाँ पे क्लाइमेट जो है अच्छा रहता है, कोस्टल रहता है। तो हायर लेटीट्यूड से जो लोग ऊपर रहते हैं, 60 65 70 डिग्री पे जो लोग रहते हैं, वो लोग यहाँ पे आ जाते हैं
सनलाइट के लिए, अच्छे क्लाइमेट के लिए, क्योंकि वहाँ तो ठंड बढ़ जाती है सर्दियों में, ठीक है, और गर्मियों में भी वहाँ खूब तरीके की धूप पहुँचती नहीं है, तो वो लोग अपनी धूप का कोटा पूरा करने के लिए विटामिन डी और वी को लेने के लिए ये लोग इस एरिया में बहुत आते हैं। तो ये टूरिज़्म के लिए बहुत फेमस एरिया है। इंडस्ट्री जो है, बड़ी इंडस्ट्री तो मैंने बताया है नहीं क्योंकि पानी नहीं है, लेकिन कुछ इंडस्ट्री हैं, उनमें सबसे फेमस है फूड प्रोसेसिंग, ठीक है, जो जैम बनते हैं। जो अब यहाँ पे ये सारे खट्टे फ्रूट हैं, ये वेजिटेबल हैं, तो इनसे क्या बन सकता है, जैम बन सकता है, अचार डल सकता है, जेली बन सकती है। तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है यहाँ पे सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, ठीक है। इसी एरिया में और क्या है, कुछ इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं, ठीक है। उसमें सबसे बड़ा क्या है कि मैंने बताया कि यहाँ पे ये अल्फ़ा अल्फ़ा है, जो घास बहुत अच्छी मानी जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से डेयरी की क्वालिटी इंप्रूव हुई है। लेकिन यहाँ पे क्या ओवर ग्रेजिंग हो गई है और बहुत सारी ज़मीन को कन्वर्ट कर दिया है एग्रीकल्चर में और इंडस्ट्रीज़ में, और जो बची हुई है उसमें ओवर ग्रेजिंग होती है। फिर जो बच गई लैंड कम बच गई तो उसमें ओवर ग्रेजिंग होगी, तो इसकी वजह से क्या है, पूरा एरिया डैमेज हो रहा है, सॉइल इरोजन हो रहा है, सॉइल की क्वालिटी कम हो रही है, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि ये एरिया जब कम हो रहा है उसके बाद रेनफॉल भी क्लाइमेट चेंज की वजह से कम ज़्यादा हो रही है, तो यहाँ पे कभी बाढ़ आ रही है, कभी यहाँ पे सूखा पड़ता है। तो ये वाली प्रॉब्लम भी अब इस एरिया में बहुत ज़्यादा हो रही है। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि ठीक है। अब अगला पॉइंट जो है वो है ह्यूमन हैबिटेशन के लिए। पूरा साल यहाँ पे अच्छा टेम्परेचर, बढ़िया धूप रहती है, तो यहाँ पे कोस्टल एरियाज़ में बड़े बड़े टूरिस्ट स्पॉट्स बने हुए हैं। अब पानी की समस्या को दूर करने के लिए क्या है, पानी की समस्या का कारण क्या है कि गर्मियों में जब सबसे ज़्यादा डिमांड होती है तो बारिश नहीं होती, ठीक है, और जो बारिश पूरे साल में होती है वो भी इतनी नहीं होती कि पूरा मतलब जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए। तो इन लोगों ने क्या किया है, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट की है। तो इन्होंने क्या है, एक तो कनाल बनाए हैं थोड़े बहुत, ठीक है, कि कुछ जहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत है वहाँ पे कनाल से पानी बचाते हैं। एक डीसैलिनाइजेशन प्लांट होते हैं, डीसैलिनाइज मतलब नमक को दूर करना, सैलिनिटी को दूर करना। तो वैसे ऐसे प्लांट है, वो टेक्नोलॉजी है, समुद्र के पानी को इस मशीन से निकालते हैं तो वो नमकीन नहीं रहता, फ्रेश वाटर बन जाता है, लेकिन इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो इसराइल ने पर्टिकुलरली ये टेक्नोलॉजी बना रखी है। इंडिया में भी वो कह रहे हैं एक प्लांट लगाएंगे अपने वेस्ट कोस्ट पे। सॉइल फर्टिलिटी है कि वैसे ज़्यादा होती है क्योंकि बारिश इतनी हुई नहीं, तो मिट्टी में जो मिनरल्स हैं वो कभी वॉश आउट हुए ही नहीं। लो रेनफॉल है तो न्यूट्रिएंट्स कभी हुए ही नहीं। जब बारिश तेज आती तभी तो अपने साथ ऊपर के मिनरल्स को ले जाती है साथ में, लेकिन जब बारिश होगी नहीं तो वो मिनरल्स एज इट इज़ सॉइल में बचे रह जाते हैं, इसलिए वहाँ की फर्टिलिटी बहुत हाई है सॉइल की। वहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं उन्होंने भी अपने आप को अडॉप्ट कर लिया है, ठीक है। तो गर्मी जैसे गर्मी में बहुत ज़्यादा होती है तो वहाँ पे स्क्लेरोफिल्स प्लांट होते हैं। स्क्लेरोफिल्स का मतलब है, स्क्लेरो का मतलब हार्ड, फाइलस का मतलब लीफ, तो पत्ते जो होते हैं बहुत हार्ड हो गए हैं। तो ये जो पेड़ है ना, ओलिव के, ओक के, जो मैंने बताया था यूकलिप्टस के, वो ऐसे हैं कि वो जल्दी से आपको बहुत मोटे पत्ते वाले हैं। और कुछ जो बेसिक वनस्पति है वो ऐसी हो गई है कि ड्राउट रेजिस्टेंट, तो अगर पानी नहीं भी मिल रहा है उसको तब भी वो चल जाती है काफ़ी टाइम तक, तो उसको छपराइल बोला जाता है, ठीक है। कैलिफोर्निया में मक्विस, MAQUIS, मक्विस और छपराल कैलिफोर्निया में यूज़ करते हैं। तो ये क्या होते हैं कि स्लोप के ऊपर जो बेसिकली पहाड़ों के जो स्लोप्स हैं उसको स्टेबलाइज करने के लिए कि उसमें सॉइल इरोजन ना हो, वहाँ इस तरह की क्रॉप को उगाया जाता है, इस तरह की श्रब्स को, ठीक है, वनस्पति को जो ड्राउट रेजिस्टेंट है कि पानी अगर नहीं भी होगा तो भी वो चलती रहेगी। तो उसको छपरेल बोला गया है, मक्कीस बोला गया है। स्लोप को स्टेबलाइज कर देती है, सॉइल इरोजन नहीं होता, ठीक है। लेकिन गर्मी कई बार इतनी ज़्यादा होती है कि छपरेल में आग लग जाती है, और आग लग गई तो फिर वही होगा कि सॉइल इरोजन होगा, ठीक है, वो पूरी की पूरी मिट्टी जो है बह जाएगी नीचे। एक और बड़ी चीज़ यहाँ पे सामने आई है, वो है फायर रेजिस्टेंस। मतलब आग लगती है क्योंकि गर्मी बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा, बारिश तो हो नहीं रही है समर्स में, गर्मियों में, तो एकदम से इतनी गर्मी हुई कि जंगलों में आग लग गई। लेकिन वहाँ के जो प्लांट्स हैं ना, अब उसने अपने आप को चेंज कर लिया है। अब वहाँ पे फायर का असर नहीं होता, आग का असर नहीं होता। इनफैक्ट जब आग लग जाती है तो
पेड़ों ने अपना एक रूटीन बना लिया कि जैसी आग ख़त्म होगी उसके बाद वो नए पत्ते, नई बडिंग दोबारा शुरू हो जाती है। और वहाँ के सीड्स भी ऐसे हो गए हैं, ठीक है, बीज भी ऐसे हो गए हैं कि जब तक आग नहीं लगती तब तक वो फूटते नहीं है, नया पौधा आता नहीं है, ठीक है। और आग से क्या होता है, जितना भी जो जला है बेसिकली, जो क्रॉप, जो पेड़ जो जला है वो राख में कन्वर्ट होता है। और राख क्या होती है, बेसिकली मिट्टी की क्वालिटी को फिर से बढ़ा देती है। तो वहाँ पे आपको ज़्यादा पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड डालने की ज़रूरत नहीं होती। आग लगा देते हैं जंगल में, अपने आप जो जंगल में चीज़ें हैं वो अपने आप जल के राख हो जाएंगी, वो मिट्टी क्वालिटी बढ़ा देंगी, ठीक है। और वहाँ के प्लांट ने अपने आप को ऐसे बदल लिया है कि वहाँ पे नया बीज भी उसी टाइम फूटता है कि जब आग लग जाती है उसके बाद, और नए पत्ते भी उस पत्ते पे आते हैं जब आग लग जाती है। तो आग को जो है आदमी ने इस तरीके से यूज़ किया है कि इकोसिस्टम को अपने हिसाब से ढालने के लिए, ठीक है। तो ये था मेडिटेरेनियन।